तो नारीवाद की शुरुआत ऐसा नहीं है कि एक साथ होगी और सभी सुधारों की एक साथ ही मांग करी गई। शुरू में जो मांगे करी गई थी वह राजनीतिक और कानूनी समानता की बात करी गई थी मुख्य रूप से। तो हमारे जीवन में भी जब हम कोई अपनी लाइफ में परिवर्तन करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, एकदम से नहीं हो जाते ट्रांसफॉर्म। उसमें एक वक्त लगता है। पहले हमारे जीवन में कुछ थोड़े से बदलाव आते हैं, फिर उसके बाद थोड़े से और आते हैं, थोड़े से और आते हैं। तो चरणों में हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अगर हमारी लाइफ में कोई नए आइडियाज भी आते हैं तो ऐसा नहीं है कि रातों रात हमारे आइडियाज बदल जाते हैं, उनको बदलने में भी एक समय लगता है। इसी तरीके से यदि एक्सरसाइज करके हम कुछ बॉडी में चेंजेस लाना चाहते हैं तो उसको भी एक टाइम लगता है। लाइकवाइज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नारीवाद जो है वो ऐसा नहीं है कि एकदम से उभरा और एकदम से सारी मांगे करी और एकदम से उनके लिए मांग उठाना शुरू कर। धीरे धीरे शुरू में कुछ मांगे करी गई, जैसे महिलाओं के द्वारा कहा गया कि हमें केवल एजुकेशनल राइट दे दो, हमें शिक्षा में एक समान अधिकार दे दो, हमें राजनीति में एक समान अधिकार दे दो, हमें कानून में एक समान अधिकार दे दो। इस अधिकार की पहले मांग उठी। फिर उसके बाद विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कुछ और अधिकारों की भी मांग करी गई कि महिलाओं ने ये बोलना शुरू कर दिया कि हमें शिक्षा में समानता मिल गई है, राजनीति में समानता मिल गई है, कानून में समानता मिल गई है, परंतु हमें घर पे तो समानता मिल ही नहीं रही है। घर की चार दीवारी के अंदर तो हमें समानता है ही नहीं। घर पे जब हम रहते हैं तो हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन है कि आपको ये वाले काम करने ही पड़ेंगे। तो उसके खिलाफ भी महिलाओं के द्वारा आवाज उठाना शुरू कर दी गई। इससे पहले तक ये कहा जा रहा था कि महिलाओं के जो घर की बातें हैं वह पर्सनल है, पर फिर कुछ मांगे उठी कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, कि पर्सनल कुछ नहीं होता, ये भी एक पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल का मतलब ये कि घर के अंदर का विवाद, एक पति पत्नी का विवाद, किसी भी मैटर को लेकर उनके रिलेशनशिप में हुए विवाद को भी एड्रेस किया जाना चाहिए। ऐसी मांगे उठना शुरू होती है। फिर उसके बाद समय बीतता गया और ये मांग करी गई कि एक गोरी महिला जो अमेरिका में रह रही है और एक काली महिला जो अफ्रीका में रह रही है, इनके बीच भी डिफरेंसेस हैं। एक गोरी महिला के अधिकारों की पहले बात हो रही है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में रह रही औरतों के अधिकारों के बारे में तो बात हुई ही नहीं है। तो उन स्टैंडर्ड्स को भी चैलेंज किया गया। फिर उसके बाद समय बीता तो 21वीं सदी में हम एंटर कर जाते हैं, जब हमारे पास मोबाइल फोन आ जाते हैं, एंड्रॉइड सभी के हाथ में। तो हर व्यक्ति का अकाउंट बन जाता है, किसी का इंस्टाग्राम बन जाता है, फेसबुक बन जाता है। अब उसमें भी महिलाओं के अधिकारों की बात करी जाती है। फिर उसमें मी टू कैंपेन चलते हैं कि अब महिलाएं अपने अधिकारों की मांग सोशल मीडिया के माध्यम से करेगी। सोशल मीडिया में भी महिलाओं के साथ कुछ ऐसा बर्ताव किया जा सकता है जो उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसमें भी अधिकारों की मांग करेगी। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं? इससे हम ये समझ रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो पहली तरंग आती है, फिर दूसरी तरंग आती है, फिर तीसरी आती है और आज के टाइम में हम चौथी तरंग में। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, जिसका मतलब यह है कि महिलाओं के अधिकारों के बारे में बातचीत जो करी गई है उसकी फर्स्ट वेव, पहली तरंग कब देखने को मिली। फिर उसके बाद पहली तरंग के अधिकारों को फुलफिल करने के बाद अब दूसरी तरंग उठ जाती है कि ये वाले अधिकार तो मिल गए, अब हमें ये वाले अधिकार लेने हैं। फिर तीसरी तरंग उठती है, फिर चौथी तरंग उठती है। इसी के बारे में पढ़ेंगे। नारीवाद की विभिन्न तरंगें नारी अधिकार आंदोलन के ऐतिहासिक और वैचारिक चरणों को दर्शाती है। ये ऐतिहासिक चरण है, समय के साथ आते हैं। यहाँ 4 प्रमुख तरंगों का विवरण दिया गया है। पहली तरंग में बात करेंगे। पहली तरंग की शुरुआत 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मैरी वोल्स्टोनोक्राफ्ट थी वो पहली तरंग की थिंकर थी। इसी के साथ जॉन स्टुअर्ट मिल और उनकी पत्नी भी पहली तरंग की थिंकर थी। तो इनके द्वारा मुख्य रूप से कानूनी और राजनीतिक अधिकार मांगे गए। कानून में महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर ही दर्जा दे दिया जाए। राजनीति में भी महिलाएं वैसे ही पार्टिसिपेट करना शुरू कर दें जैसे कि पुरुष करते हैं। राजनीति में महिलाओं को वोट का अधिकार दे दिया जाए। महिलाओं को भी वैसे ही शिक्षा लेने का अधिकार दे दिया जाए जैसे कि पुरुषों को है। तो पहली जो तरंग में अधिकारों की मांग करेगी और महिलाओं को मिले भी वो, जिसके मेन इश्यूज थे महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार, मताधिकार, संपत्ति का अधिकार। महिलाओं को भी वैसे ही प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए जैसे पुरुषों को मिलती है। केवल पुरुषों के नाम नहीं होनी चाहिए प्रॉपर्टी, बल्कि महिलाओं के भी नाम होनी चाहिए। महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और रोजगार मिलना चाहिए। पहली तरंग की उपलब्धियां क्या थी? पहली तरंग की उपलब्धियां यहाँ पे आपको दिख रही। अमेरिका में 19वां संवैधानिक संशोधन किया गया 1920 में, जिसमें महिलाओं को मताधिकार मिला। कि पहले केवल पुरुषों को ही अमेरिका के अंदर मत देने का अधिकार था। अब 1920 में अमेरिका में महिलाओं को भी मत देने का अधिकार मिला। महिलाओं को कानूनी रूप से प्रतिनिधित्व देने की शुरुआत की। कानून में कह दिया गया कि महिलाएं भी वैसे ही वोट दे सकती हैं जैसे पुरुष दे सकते हैं। महिलाएं भी चुनाव लड़ सकती हैं जैसे पुरुष लड़ सकते हैं। तो इसकी शुरुआत अमेरिका में 1920 में होती है। तो अब आप ये कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिका, जिसको हम एक बहुत मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं, बहुत एडवांस सोसाइटी कहते हैं, या यूरोप के बहुत सारे देश जिनको हम एडवांस कहते हैं,
कि वो हमारी समाजों से बहुत आगे निकल गए थे, वहां पर भी महिलाओं को एक समान अधिकार कब मिलते हैं? 1920 में। बहुत लंबा वक्त का इंतजार इनको करना पड़ा है। दूसरी तरंग जिसको सेकंड वेव कहते हैं, नारीवाद की। अब देखो, मैंने तरंगे कही थी ना, पहले एक तरंग आई कि हमें ये वाले अधिकार मिलने चाहिए, अब शुरुआत हो गई है। तो पहले जो राइट मिल गए, अब महिलाएं जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं वो कहती हैं कि केवल कानूनी, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकार मिलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उससे भी आगे महिलाओं की प्रॉब्लम्स है। तो दूसरी तरंग, सेकंड वेव, जिसमें महिलाओं के और अधिकारों को जोड़ा गया, 1960 का दशक से लेकर 1980 के दशक तक ये वेव चलती है। इसके जो मेन इश्यूज थे वो क्या थे? समान वेतन और कार्यस्थल अधिकार, कि महिलाओं को भी पुरुष के बराबर वेतन मिलना चाहिए। महिलाएं अगर घर से बाहर काम करने जाती हैं तो उनको भी उतना ही वेतन मिलना चाहिए जितना पुरुषों को मिलता है। उसी के साथ कार्यस्थल अधिकार। नेक्स्ट आता है प्रजनन स्वतंत्रता, गर्भ निरोधक और गर्भपात की सुविधा, कि एक महिला को प्रजनन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये चीज महिला के ऊपर कभी भी नहीं थोपनी चाहिए कि बच्चे चाहिए तो महिला को एक बच्चे पैदा करने वाली मशीन की तरह बच्चे पैदा करने ही पड़ेंगे, चाहे फैमिली का प्रेशर हो, चाहे मेल्स का प्रेशर हो, चाहे सोसाइटी का प्रेशर हो। ये महिला के ऊपर निर्भर करता है कि वह कब चाह रही है कि उसके पास अपने बच्चे हों। तो एक महिला प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, ये महिला की इच्छा के ऊपर निर्भर होना चाहिए। और उसी के साथ एक महिला यदि चाह भी रही है कि उसके पास अपने बच्चे हो, तो ये भी उसकी अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर होना चाहिए। बॉडीली ऑटोनॉमी इसको बोलते हैं, माई बॉडी माई रूल्स, मेरा शरीर मेरे रूल चलेंगे जैसा मैं चाहूंगी। तो इसकी मांग महिलाओं के द्वारा करी गई। इसी के साथ लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करना और रूढ़ियों को चुनौती देना, कि लिंग के आधार पर जो हिंसा होती है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस ही क्यों ना हो, घर के अंदर जो हिंसा होती है वही क्यों ना हो, उसको खत्म करना। और इसी के साथ समाज के अंदर की जो परंपराएं हैं उनको चुनौती देना। तो सिमोन दी बुआ, बेटिन फ्रीडन, ग्लोरिया स्टीनम, तो इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। रेडिकल फेमिनिज्म में ये आ रहे थे। सिमोन डी बुआ के बारे में हम पढ़ चुके। तो इसकी उपलब्धियां क्या थी? समान वेतन अधिनियम 1963 अमेरिका, की महिलाओं को समान वेतन दिया जाएगा। टाइटल्स 9 1972 अमेरिका, जिसमें शिक्षा में लिंग आधारित भेदभाव को रोका। लिंग और समाज में सेक्सिज्म पर जागरूक, जिसका मतलब क्या है कि महिलाओं को सिर्फ पर्टिकुलरली उसकी ब्यूटी के साथ आइडेंटिफाई करना और उसको एक वीकर सेक्स मानना। तीसरी तरंग 1990 का दशक और 2000 का दशक, यानी कि 1990 से लेकर 2010 तक ये चलता है। इसमें विविधता, व्यक्तिवाद और इंटरसेक्शनैलिटी चलता है, जिसका सिंपल सा मतलब क्या है कि महिलाएं जो है दे आर डिफरेंट। एक अफ्रीका की महिलाओं की चुनौती अलग है और एक अमेरिका में रह रही वाइट औरत की महिला की चुनौती अलग है। दोनों को हम एक जगह पे नहीं रख सकते। इसी के साथ एक अमीर महिला की चुनौती अलग है और एक गरीब महिला की चुनौती अलग है। इसी के साथ यदि आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एक दलित महिला की प्रॉब्लम्स अलग है और एक अपर कास्ट महिला की प्रॉब्लम्स अलग है। हम दोनों की प्रॉब्लम्स को जनरलाइज नहीं कर सकते कि अपर कास्ट की महिला कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है तो सेम दलित महिला भी फेस कर रही होगी। और इन दिस केस जो दलित महिला है वो ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है। कैसे है? एक तो जाति के आधार पर भेदभाव देखने को मिल रहा है, दूसरा उसके जेंडर के आधार पर देखने को मिल रहा है, और उसी के साथ उसके साथ जो महिलाएं हैं उसके हिसाब से देखने को मिल रहा है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अमेरिका में रह रही एक गोरी महिला और एक ब्लैक महिला के को हम एक समान एक तराजू पे नहीं रख सकते, क्योंकि एक गोरी महिला को एक एडवांटेज मिला हुआ है उसकी ब्यूटी का, जो कि सोसाइटी के अंदर प्रेज किए जाते हैं, और एक जो ब्लैक महिला है उसका डिसएडवांटेज है। एक तो उसको महिला होने के साथ शोषण देखने को मिलता है और उसी के साथ उसके काले होने का भी, उसका जो कंपैरिजन है वह एक गोरी और गोरी महिला के साथ भी है। तो इसको आइडेंटिफाई किया गया कि देयर इज डिफरेंस। एक अमीर महिला की प्रॉब्लम्स अलग हैं, एक गरीब महिला की प्रॉब्लम अलग है, कि इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, हम इसका सामान्यकरण नहीं कर सकते कि सभी महिलाओं की चुनौतियां एक जैसी है। इसलिए हमें लिंग, नस्ल के आधार पर, वर्ग के आधार पर भी देखना पड़ेगा कि महिलाएं डिफरेंट हैं। उसी के साथ महिलाओं के विविध अनुभवों को मान्यता देना, कि हर महिला का जो अनुभव है वह अलग अलग हो जाता है। इसी के साथ जुड़ जाता है कि एक महिला ब्लैक महिला है, एक अमेरिका में गोरी महिला है, इंडिया के केस में एक शूद्र वर्ग से महिला है, एक जनरल कैटेगरी से है, एक दलित वर्ग से, तो सबकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं। इसी के साथ जो जेंडर, जो लिंग था, इसकी परिभाषा में और भी तीसरा लिंग है वो भी जोड़ा गया, जिसको आप LGBTQIA+ कम्युनिटी कहते हैं, कि नारीवाद में केवल अब महिलाएं ही शामिल नहीं है। इसी के साथ लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स एंड क्वीर, इन सभी को भी इनकॉर्पोरेट किया गया कि इनको भी अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीने का अधिकार है। तो इस समय
इनके अधिकारों की भी मांगे उठती है। ट्रांसजेंडर्स ने अपनी मांगे उठाना शुरू कर दी कि जैसे आप आज के टाइम में देख रहे होंगे कि एक लड़का ही लड़के से शादी कर रहा है, तो हमारे जो स्टीरियोटाइप है, एक जो हमारे माइंडसेट बन गया है कि नहीं, एक लड़का लड़के से शादी नहीं कर सकता, एक लड़की लड़की से शादी नहीं कर सकती, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उनकी प्रेफरेंसेस अलग हैं, उनके जीवन जीने का जो ढंग है वो अलग है। सो उनकी प्रेफरेंसेस को भी ध्यान में रखा जाए, इस बात की भी मांग उठी है। ट्रांसजेंडर्स की भी मांग उठी है। एक मूवी बनी है, मनोज बाजपेयी के द्वारा बनाई गई है, उसमें वह गे होता है। अगर आपने उस मूवी को देखा हो, मुझे मूवी का नाम भूल गया, उसके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगते हैं, बाद में उसको बड़ी फाइट करनी पड़ती है, जिसमें अल्टीमेटली बताना पड़ता है कि गे होना कोई पाप नहीं है, या कोई लेस्बियन होना पाप नहीं है, या ट्रांसजेंडर होना पाप नहीं है। उनकी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, इसलिए इनके लिंग को भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया कि दे मे हैव डिफरेंट ओरिएंटेशंस, तो उनकी ओरिएंटेशंस को भी एक्सेप्ट करने की बातें इसमें करी गई। आत्म अभिव्यक्ति और पहचान की राजनीति को बढ़ावा देना, कि इनकी भी एक पहचान है, तो जो फेमिनिज्म का दायरा था वो और ज्यादा बढ़ जाता है। अब मैंने जैसे बोला था कि समय बीतता है तो इसका दायरा और बढ़ता है 20वीं सदी में आके। चौथी तरंग जो 2010 से शुरू होती है और आज तक चली हुई है, तकनीक, समावेशिता और प्रणालीगत असमानताओं का विरोध। जैसे टेक्निक आ गई, टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, 21वीं सदी में आज दुनिया ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करती है ड्यू टू एंड्रॉइड, तो लोगों के पास मोबाइल फोन आ जाते हैं, सभी के अपने अकाउंट्स भी बन जाते हैं। अब जो नारीवाद की चौथी तरंग उठती है 2010 में, जिसमें यौन उत्पीड़न के मैटर उठाए जाते हैं एंड मी टू जैसे कैंपेन चलते हैं, #MeToo। ये एक कैंपेन चला था जिसमें महिलाओं के द्वारा अपनी बातें करी गई थी कि डिफरेंट डोमेन्स में जब वो काम करती हैं तो उनके साथ क्या क्या होता है, उनके साथ अत्याचार होता है, एक महिला होने के नाते उनसे फेवर मांगे जाते। तो महिलाओं के द्वारा #MeToo कैंपेन चलाया गया। जैसे आप मलयालम इंडस्ट्री की बात कर लें, केरला की ऑफ लेट कुछ ही समय पहले एक जांच में सामने आया कि वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके द्वारा महिलाओं से, वहाँ की जो एक्ट्रेसेस काम करती है उनसे फेवर मांगे जाते थे, फिल्म देने के बदले उनसे फेवर मांगे जाते थे। तो इस तरीके के फेवर मांगे जाते हैं, चाहे वह राजनीतिक पोजीशन हो, चाहे वह एजुकेशनल पोजीशन हो, चाहे किसी भी प्रकार की पोजीशन हो, उसमें महिलाओं से जब फेवर मांगे जाते हैं और उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो महिलाएं उस समय तो नहीं बोल पाती, बट समय बीतने के साथ महिलाओं को लगा कि अब हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। तो किसी महिला के द्वारा एक पोस्ट कर दी गई कि इस तरीके से वर्क प्लेस के ऊपर मुझसे कुछ अनरीजनेबल फेवर मांगा गया किसी काम को करवाने के बदले, और उसके द्वारा जब ये आवाज उठाई गई तो दूसरी महिला के द्वारा कहा गया कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, तो उसके द्वारा # डालकर MeToo लिखा गया। अब इसी के साथ और भी महिलाओं के द्वारा ये आवाज उठाना जब शुरू कर दी गई तो MeToo कैंपेन एक चल पड़ता है। तो ये ऑफ लेट ही हुआ है, अभी आप कह सकते हैं कि 2010 से लेकर 2020 के स्पैन में हुआ है ये। तो डिजिटल एक्टिविज्म की सोशल मीडिया के ऊपर भी एक एक्टिविज्म देखने को मिलता है। इंटरसेक्शनल नारीवाद जो नस्ल, LGBTQ+ मुद्दों और आर्थिक असमानताओं को संबोधित करता है, इसमें भी इसकी भी बात करी गई है। इसकी उपलब्धियां क्या है? इसकी उपलब्धियां अभी तक उजागर ही किया गया है कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न और सहमति पर वैश्विक चर्चा, कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है, कि उनके जेंडर के आधार पर उनका शोषण किया जाता है, उनसे फेवर मांगे जाते हैं, उनकी बिना सहमति। बात एक सहमति का भी मैटर जुड़ गया यहाँ पे, उनकी बिना सहमति के, कि उनको प्रेशराइज करके उनसे फेवर मांगना, इस आवाज को उठाना और हाशिए के लोगों की आवाज को बढ़ावा देना। नारीवाद को सभी लिंगों के लिए अधिक समावेशी बनाना, कि नारीवाद में बाकी लिंगों को भी स्थान दिया गया, चाहे LGBTQIA+ कम्युनिटी हो। तो ये 4 वेव्स चलती है। अच्छा, पर्टिकुलरली यहाँ पर सेकंड वेव की बात हो रही थी, तो यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इसी की बात करता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे 20 जनवरी 2025 को, वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू कर देंगे, और उसी के साथ बहुत सारी चुनौतियां भी आती हैं। अमेरिका में एक जजमेंट आई थी आज से, आई थिंक आप कह सकते हैं कि 1960 के दशक में, इसको जो भी बेट्स कहते, तो उस समय सेकंड वेव चल रही थी। मैंने जैसे बोला कि सेकंड वेव कब चली है, 1960-1980 तक चलती है। 1973 का समय था, रो बी वेड इसको बोलते हैं, इस जजमेंट को रो बी वेड बोलते हैं। ये एक जजमेंट दी गई थी यूनाइटेड स्टेट्स का जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उसके द्वारा दी गई। इसमें महिलाओं को एक संवैधानिक अधिकार दिया गया कि अबॉर्शन करवाना महिलाओं का एक संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अमेरिका के संविधान के 14वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को एक संवैधानिक अधिकार मिला है जिसको अबॉर्शन का अधिकार कहते हैं। तो इस जजमेंट के साथ ही अब अमेरिका की महिलाओं को अधिकार मिल गया कि वह अबॉर्शन करवा सकती है। अच्छा, जो सेकंड वेव मैं बता रहा था, इसमें मैंने ये भी बताया कि माई बॉडी माई रूल्स, कि एक महिला की अपनी बॉडी है और उसके अपने रूल है। वो जब चाहेगी प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट करेगी और जब चाहेगी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको
प्रेगनेंसी का भी अधिकार है और उसको टर्मिनेट करने का भी अधिकार है। तो उसकी बॉडी है तो उसी के रूल चलेंगे, ये वाले कैंपेन चले थे। और इस जजमेंट के द्वारा अमेरिका की महिलाओं को एक लीगल राइट मिल जाता है, संवैधानिक अधिकार भी इसी के साथ मिल जाता है। इसकी बैकग्राउंड क्या है? टेक्सास अमेरिका का एक प्रोविंस है जहां पर महिलाओं के अबॉर्शन को बैन किया गया था, क्रिमिनलाइज किया गया था कि अगर कोई महिला अबॉर्शन करवाती है तो उसको सजा मिलेगी। इस कानून को चैलेंज किया गया जेन रो के द्वारा, जो कि टेक्सास की एक महिला थी। अब दूसरी तरफ जो टेक्सास जो स्टेट है अमेरिका की, उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? हेनरी बेड। अच्छा, जब केस चलते हैं, आप कानून में भी देखेंगे कि जब केस चलते हैं तो उसमें लिखा जाता है, जैसे केशवानंद भारती केस वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे चलता है कि एक तरफ से केस कोई व्यक्ति लड़ता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ है और दूसरी तरफ से स्टेट लड़ रही है। जैसे आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आपका जो केस है वह स्टेट के खिलाफ होता है, क्योंकि आपको मौलिक अधिकार स्टेट के खिलाफ मिले हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए कोई कानून की लड़ाई लड़ता है तो वह स्टेट के खिलाफ होता है। तो वहां पर एक तो जो लॉयर है वह उस व्यक्ति का जाता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, और दूसरा वकील उसका जाएगा जो सरकार का है। दूसरी तरफ सरकार का वकील आता है। तो यहाँ पर जो हेनरी वेड थे ये सरकार के वकील थे उस समय, वहां की जो स्टेट है उसके वकील। इसमें एक लीगल क्वेश्चन था कि क्या एक महिला को अधिकार है कि वह अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है, यानी कि अपना एबॉर्शन करवा सकती है। तो इसमें जजमेंट दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये जजमेंट क्या थी? अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की 7-2 डिसीजन से रो के फेवर में डिसीजन दिया गया, उस महिला के फेवर में डिसीजन दिया गया, जिसका मतलब यह है कि 7 जजों के द्वारा कहा गया कि ये महिला का एक अधिकार है कि वह अबॉर्शन करवा सकती है, और 2 जजों के द्वारा कहा गया कि नहीं करवा सकती। अब मेजॉरिटी ऑफ द जजेस फेवर में थे रो के कि वह करवा सकती है। तो इसलिए वहां पर इसी जजमेंट के साथ अमेरिका में महिलाओं को एक लीगल राइट मिल जाता है। द कोर्ट हेल्ड दैट अ वुमेन्स right to privacy as protected by the due process clause of the 14th amendment extended to her decision to have an abortion। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अमेरिका के द्वारा कहा गया कि ये महिला का एक निजी अधिकार है, उसकी निजता को मेंटेन करने का अधिकार है, उसकी प्राइवेसी है। और 14वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा कहा गया कि इस प्राइवेसी को हम एक्सटेंड करते हैं और उसको ये अधिकार देते हैं कि उसकी निजता का ख्याल रखते हुए हम उसको अधिकार देते हैं कि वह अबॉर्शन करवा सकती है या नहीं भी करवा सकती है। तो अबॉर्शन को एक लीगल राइट वहां पे माना। इसके बारे में तो मैंने बता दिया कि इस जजमेंट की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में जजमेंट दी गई थी, परंतु 2022 में इस जजमेंट को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चेंज किया गया। डोव्स वर्सेस जैक्सन विमेन्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक केस आता है। इसमें चैलेंज किया गया। क्या चैलेंज किया गया? चलो इसकी जो डिटेल है मैं बाद में बताऊंगा, पर अभी बता देता हूं कि 24 जून 2022 को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रो बी बेड की जो जजमेंट थी उसको ओवरटर्न किया गया। 6 जजों ने क्या कहा कि हम इस जजमेंट को ओवरटर्न करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं। तो वहां पर जो महिलाओं के जो अबॉर्शन के राइट थे इसी जजमेंट के साथ खत्म भी हो जाते हैं। उसके बाद अमेरिका की बहुत सारी स्टेट्स के द्वारा महिलाओं के अबॉर्शन के राइट को खत्म भी किया गया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे, इनके द्वारा कहा गया कि जब मैं राष्ट्रपति था तो इनमें से जिन जजों के द्वारा उस जजमेंट को चेंज किया गया उनमें से 3 जजों का जो अपॉइंटमेंट थी वो मैंने करी थी। और उनके पूरे कैंपेन के दौरान उन्होंने इसी बात को कहा है कि अमेरिका में महिलाओं को अबॉर्शन का राइट नहीं होगा, और आज के टाइम में ये एक मुहिम चल पड़ी है। तो इस आर्टिकल में पर्टिकुलरली इसी चीज को उजागर किया गया है कि जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में जो उपलब्धियां हासिल कर ली गई थी अमेरिकन सोसाइटी में, अब उससे हम वापस जा रहे हैं। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, इनके दौरान उनके इस अधिकार को छीना गया है। अमेरिकन जो राष्ट्रपति है उनकी जो वर्डिंग है वो थोड़ी सी कंजर्वेटिव टाइप है, क्योंकि जो रिपब्लिक पार्टी है अमेरिका की, उसके जो व्यूज हैं वह हमेशा ही कंजर्वेटिव रहते हैं। वो रूढ़िवादी विचारों की समर्थक रही है। महिलाओं को हमेशा ही सेकंड दर्जे का नागरिक इनके द्वारा माना गया है।